मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुचित शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अनअकैडमी पे। सबसे पहले कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद और आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हो इस बेहतरीन से कंटेंट में, मैं आप सभी लोगों को आज की क्लास में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं, जो मैं कुछ ही देर में डिस्क्लोज करूंगा। जितने भी सभी लोग लाइव है, एक जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या मेरी ऑडियो और वीडियो प्रॉपर तरीके से आ रही है। और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट अनअकैडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अगर हम लोग बात करें आगे, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट मी एंड माई सेल्फ। माय नेम इज सुचित शुक्ला। आई हैव डन मास्टर्स इन कॉमर्स from EBSPU. I already have more than 7 years of experience in teaching field as accounts and economics faculty. अगर आप सभी लोग अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं तो आप सभी लोगों को प्लस पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल के साथ, एक्सपर्ट की गाइडेंस के साथ टेस्ट का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे। साथ के साथ आपको बहुत सारी कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे अगर आप आइकॉनिक के साथ जुड़ते हैं तो आपको 50,000 का कोर्स होगा, जिसमें अगर आप ये कोड इस्तेमाल करेंगे SUCHIT10 तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और यही कोर्स आपको कोर्स जो है 45,000 का पड़ेगा, मगर उसके लिए आपको एक कोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे अगर हम लोग बात करें प्लस की, प्लस की जो क्लासेस आपको अराउंड 20,000 का कोर्स पड़ेगा। मगर ये 20,000 का कोर्स, मगर ये जो कोड है SUCHIT10, अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगर ये कोड है, अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा क्या, सुचित 10 कोड। ठीक है, आगे बात करें। ये हमारे पास प्लस आइकॉनिक दो वेरिएंट में हमारे पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। आप सभी लोग मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग इस प्लस आइकॉनिक दो वेरिएंट के सब्सक्रिप्शन से आप सभी लोग प्लस की क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं और काफी बेनिफिट्स पा सकते हैं। आइए अगर हम लोग बात करते हैं कुछ लक्ष्य बैच, और जो कि टारगेट JRF बैच चल रहा है, काफी शानदार बैच है आप सभी के बीच में। आप सभी लोगों को बताऊं कि 13 दिसंबर से बैच ये लगातार ये चल रहा है इंडिया के टॉप फैकल्टीज की टीम के द्वारा। 12+2, अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री आपको मिलता है। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, इंडिया के टॉप फैकल्टीज की टीम आप सभी के बीच में काफी अच्छे और काफी बेहतर कंटेंट के साथ आप सभी के बीच में उपस्थित है। आप सभी लोग उन सारे कंटेंट को काफी अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर हम लोग आगे बात करें, बक्स बाउंटी भी है। कोई भी अगर बिल्कुल परफेक्ट वॉइस है, बिल्कुल किसी प्रकार की वॉइस की दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी अप्रोप्रिएट अगर कोई कंटेंट पाया जाता है तो आप लोग रिपोर्ट करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस भी जीत सकते हैं। अगर आगे बात करें प्यारे दोस्तों, तो स्पेशल क्लास के कुछ फीचर्स जैसे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोस्ट लर्नर, रेज हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स एनी टाइम एनीवेयर है कि आप लोग वीडियो को भी एक्सेस पा सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप सभी लोग स्पेशल क्लास, जो भी मेरे पास जो पुरानी जो स्पेशल क्लास है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं। साथ के साथ जो भी आपकी पुरानी वीडियोस हैं आप सभी लोग उनको वॉच कर सकते हैं। आइए प्यारे दोस्तों, हम सभी लोग कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ेंगे। तो मैंने आप सभी को बताया था कि हम सभी लोग आप सभी के बीच में कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर को लेकर आ रहे हैं। काफी शानदार, काफी अच्छा लेक्चर है। आप सभी लोग जरूर कॉस्ट अकाउंटिंग को देखें। आप सभी को पता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग की जो वेटेज है, प्यारे दोस्तों, वो बहुत अच्छी वेटेज है। आप सभी लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर आप अच्छा कर पाते हैं तो आपको काफी अच्छे मार्क्स से आप सभी लोगों को सराहा जाएगा। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस कॉस्ट अकाउंटिंग के हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से देखें, और जो टॉपिक समझ में ना आए आप ऑन द स्पॉट कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए, हम अगर छोटी सी बात अगर आपसे पूछें, ये कॉस्ट मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं, देखो प्यारे दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना है, तब हम बातों को आगे बढ़ा पाएंगे। देखिए, अगर मैं आपसे छोटी सी बात करूं, मगर ये कॉस्ट मतलब क्या होता है। देखो, कॉस्ट का मतलब एक साधारण सा मतलब होता है। कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जितनी लागत लगती है उसी को हम लोग कॉस्ट बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, आपको बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आएगी। जैसे सपोज कोई एक एक्स लिमिटेड है। अगर एक्स लिमिटेड मान के चलिए शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, और उसको एक शर्ट बनाने में अगर मान के चलिए ऑन एन एवरेज 180 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है। मैंने कहा 180 रुपए लागत लग रहा है, तो 180 रुपए लागत लगने का मतलब ये होता है कि अगर वो एक शर्ट बनाएगा ना तो उसको 180 रुपए देना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि उसको लेबर का पैसा मिला के जो सैलरी जो दिया है, जो रेंट दिया है, इलेक्ट्रिसिटी दिया है, उसने जो भी खर्चे पेमेंट किए ना, उसका टोटल जो खर्चा है वो एक शर्ट पे 180 रुपए का है। 180 रुपए उसकी खुद की उससे जेब से जा रहा है। तो ये जो 180 रुपए होता है ना, वो होता है क्या, कॉस्ट। तो कॉस्ट का मतलब होता है क्या, कि कोई भी एक एक्सपेंडिचर जो एक प्रोड्यूसर के द्वारा किसी प्रोडक्ट को बनाने में किया जाता है, उसको कॉस्ट बोलते हैं। बहुत सिंपल सी भाषा में मैंने आपको समझाया। एक प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी अमाउंट उसके जेब से या बिजनेस से जो स्पेंड होता है, वो हम लोग क्या बोलते हैं, वो लोग कॉस्ट बोलते हैं।
तो उस कॉस्ट को हम किस तरीके से, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को, कॉस्टिंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम उस कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे। भाई सिंपल सी बात है, हर बंदा क्या चाहता है मुझे बताइए, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे दुनिया का कोई भी बंदा हो, हर बंदे के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, यार जो भी हम सामान बना रहे हैं ना, उसमें हम कैसे ऐसा क्या करें जिससे कि हम कम से कम कॉस्टिंग में, कम से कम पैसे लगा के हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकें। तो कम से कम पैसा लगेगा कैसे, जब हमारी कम से कम कॉस्टिंग आएगी। तो हम, हर एक बंदा यही चाहता है कि हम कम से कम कैसे पैसा लगाएं और मैक्सिमम पैसा कैसे कमा लें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं यही बताना चाहता हूं कि कैसे कम से कम पैसा, मतलब कैसे कम से कम कॉस्टिंग को मिनिमाइज करके हम मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाए। तो इस चीज का भी हमें जो नॉलेज होगा वो कॉस्ट अकाउंटिंग में देखने को मिलेगा, और साथ के साथ हम कैसे, जो भी हमारे पास अमाउंट लग रहा है किसी प्रोड्यूसर का, उसको हम किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या कैसे टोटल कॉस्ट निकालेंगे, कैसे पता लगा कि 180 ही हमारे पास टोटल कॉस्ट है, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड करेंगे, क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी, और साथ के साथ कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या बेनिफिट है, क्या लिमिटेशंस है, हर चीज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन चैप्टर है, एंजॉय करके पढ़ें, बढ़िया से पढ़ें, ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ें। देखिए देखिए हमारे बीच में एक डेफिनेशन है। सो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है कि इट इज अ लैंग्वेज अबाउट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन व्हिच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, कॉमनली यूज्ड इन बिजनेस। देखिए अगर हम लोग बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग आप सभी को पता है, अकाउंटिंग एक ऐसा फाइनेंशियल, एक ऐसा लैंग्वेज है, अकाउंटिंग एक ऐसी लैंग्वेज है जो बेसिकली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बता रही होती है। मैंने 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 आपको क्या बताया, अकाउंटिंग एक ऐसी लैंग्वेज है जो किसको बताती है, बोलो, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बताती है। और वो इंफॉर्मेशन जो भी होगा वो आपका मनी के टर्म्स में होगा, ना कि किसी अदर टर्म्स में होगा। किसी अदर टर्म्स में मतलब क्या, भाई मैंने कहा जी राम एक हमारे यहाँ कोई वर्कर है जो बहुत अच्छा काम करता है, तो अब इसका बहुत अच्छा काम करता है तो ये तो एक क्वालिटी हो गई ना, तो क्या अगर हम इस क्वालिटी को क्या मनी में मेजर कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी लैंग्वेज इस ये जो है हमारे अकाउंटिंग में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगी। हम अगर बोलेंगे राम को हमने 200 रुपए एज अ किराया दिया, 200 रुपए हमने पेमेंट की, तो ये हम मनी में मेजर कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है। अगर हमने बोला कि दिस बिजनेस गिव्स 2000 रुपीज या 200 रुपीज टू राम, मतलब इस बिजनेस ने 200 रुपए या 2000 रुपए राम को दिया, तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो, या ऐसी फाइनेंस जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को शो कर रही है, किस टर्म्स में, बोलो, मॉनेटरी टर्म्स में। सो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की। तो अभी हमने देखा क्या कि अकाउंटिंग एक ऐसी लैंग्वेज है जो बेसिकली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को मॉनेटरी टर्म्स में शो करती है, उसको हम लोगों ने क्या बोला, अकाउंटिंग बोला। इसके बाद अगर हम लोग अकाउंटिंग की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके से अकाउंटिंग को क्लासिफाई किया गया है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बहुत ध्यान से समझिए, हमारे पास 3 तरीके की जो अकाउंटिंग है वो हमारे पास क्लासिफाई की गई है, एक फाइनेंशियल, एक कॉस्ट और एक क्या बोला हमारे पास, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो हमारे पास देखो, हम लोग एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, इसके क्या एलिमेंट्स हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, इसके क्या एलिमेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, इसका क्या एलिमेंट है, सारी चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यूज करने वाले जो होते हैं, फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग होता है, और कॉस्ट और मैनेजमेंट दोनों जो है वो हमारे पास इंटरनल रिपोर्टिंग होता है। मतलब ये होता है कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है उसको हमें किसी एक एक्सटर्नल बंदा जो होता है, हम उसको रिपोर्ट करना होता है। जैसे सपोज बाहर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, या कोई हमारा बिजनेसमैन हो गया, सॉरी गवर्नमेंट हो गया, कोई सप्लायर हो गया, हम ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो कुछ इन्फॉर्मेशन है हम उन तक हम लोग क्या करते हैं, वो लोग रिपोर्ट करते हैं। मगर जो कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें, तो ये कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये एक इंटरनल रिपोर्टिंग का पार्ट है। इंटरनल रिपोर्टिंग का मतलब क्या कि अब ये जो देखो कितना पैसा बनाना है, किसी का सामान में कितना कॉस्टिंग लगानी है, कितनी लागत लगानी है, वो सब डिसाइड जो है वो बिजनेस करता है। कोई बाहर का बंदा के नहीं करेगा कि भैया इसमें ये चीज लगा दो, नहीं। बात है इसमें आपको बिजनेस को किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करना है, वो आप खुद डिसाइड करेंगे। किस डिपार्टमेंट को कितना रियोलोकेट करना है, सेल्स को कितना, परचेस को कितना, अकाउंट्स को कितना, कितना कितना आपको किस किस डिपार्टमेंट को रियोलोकेट करना है, जिससे कि हर एक डिपार्टमेंट प्रॉपर तरीके से फंक्शन करे। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो वो आपको खुद डिसाइड करना है, कोई और दूसरा आपकी जगह पर डिसाइड नहीं करेगा। तो कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये है जो कि हम लोग इंटरनल रिपोर्टिंग में बोलते हैं। आइए डिस्कस करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आगे जो हमारे पास है। देखिए हमने देखा क्या यहाँ पे
कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग, फेड बाय फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो फेड बाय फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कॉस्ट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है उसी के बिहाफ पे ही ये सारी चीजें हमारे पास दी जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या यूजर्स ग्रुप, हमारे पास देखो दो है, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और दूसरा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका पूरा जो नाम है ना वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप अभी से समझ लो, सीख लो, इसका जो पूरा जो नाम है प्यारे दोस्तों वो क्या है, बोलो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल जो यूजर्स जो ग्रुप हैं वो कौन कौन है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पहले हमारे पास इन्वेस्टर्स हैं, दूसरे हमारे पास लेंडर्स हैं, तीसरे अगर हम लोग बात करें गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, चौथे हमारे पास सप्लायर्स हैं, ठीक है, पांचवे क्या है बोलो जैसे मैनेजमेंट है। देखो यूजर ग्रुप मतलब क्या होता है, इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग को कौन कौन यूज करता है। तो सबसे पहली बात, अगर मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट, देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तीन चीजें आती हैं, मैं आपको तीन मेन चीजें बता देता हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। कौन कितनी चीजें आती है बताओ, तीन चीजें, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो ये जो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आती है, यही तीन चीजें काफी मेन एलिमेंट कहलाती है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। एक आता है हमारे पास देखो क्या ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा क्या आता है बोलो बैलेंस शीट। तो अगर मान के चलिए मैं कोई बिजनेसमैन हूं या मैं कोई इन्वेस्टर हूं ना, मैं कोई बिजनेसमैन हूं या मैं कोई इन्वेस्टर हूं, तो सबसे पहले मैं मेरे प्यारे दोस्तों जरूर देखूंगा क्या कि इस बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, इस बिजनेस का लॉस कितना है, और उसी बिजनेस के प्रॉफिट लॉस के बिहाफ पे मैं उस बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा। इस तरीके से जो लेंडर होगा, लेंडर मतलब क्या, जो उसको पैसा देगा, जो उसको पैसा उधार में देगा, वो भी बेसिकली इनके ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट को देखेगा। बात आ रही है समझ में। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें सो प्यारे दोस्तों, इसमें आगे में हमारे पास देखो क्या है, गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज के पास प्रॉपर राइट्स होता है, प्रॉपर अधिकार होता है कि कभी भी किसी भी बिजनेस के अकाउंट्स को जाके बिल्कुल फ्रीडम तरीके से चेक कर सकते हैं। कभी भी जाके किसी भी बिजनेस के अकाउंट्स को जाके वो फ्रीडम फ्रीडम उनके पास, वो कभी भी जाके वो चेकआउट कर सकती हैं। सप्लायर्स भी, सप्लायर्स मतलब क्या कि हमारे पास जो सामान आपको उधार में दे रहे होते हैं, जो उस बिजनेस को सामान उधार में दे रहे होते हैं, उनके पास भी प्रॉपर राइट्स होते हैं कि वो कभी भी जाके, कभी भी मतलब क्या कि भाई उनके क्या जो भी वो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं उस बिजनेस से, जो भी पैसों का लेन देन कर रहे हैं, अपने कमोडिटीज का लेन देन कर रहे हैं, वो अपने आप उस बिजनेस को क्लेम कर सकते हैं कि आप मुझे बताइए कि जो हमने ट्रांजेक्शन्स किया है कि आपने उसको रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है। तो उसका भी वो इन्फॉर्मेशन वो रखने के लिए बेसिकली वो उनकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यूज कर सकते हैं। मैनेजमेंट, जो बिजनेस का खुद का एक अपना मैनेजमेंट है, जैसे चाहे कॉस्ट अकाउंट, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे परचेस डिपार्टमेंट, चाहे अकाउंट्स डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका मतलब एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो प्यारे दोस्तों, चाहे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो सब क्या है, वो बिजनेस का एक पूरा प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट है। तो वो कोई भी डिपार्टमेंट जो है वो किसी भी अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानना चाहता है तो वो अपने किसी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जान सकता है। तो ये ऐसे हमारे पास पांच, हमारे पास जो है क्या बोलो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर ग्रुप है। अच्छा, अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछ ले कि भाई व्हाट आर द आइडेंटिफाई द यूजर ग्रुप ऑफ द अकाउंटिंग, आइडेंटिफाई द यूजर ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो बोलना इन्वेस्टर, इन्वेस्टर, लेंडर, और क्या बोलोगे बोलो सप्लायर, मैनेजमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज। ये हमारे पास पांच है, आप सभी लोग ध्यान रखना। आइए डिस्कस करते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कितने ऐसे लोग हैं जो यूज कर सकते हैं। डिस्कस करें भाई। देखो, अच्छा यहाँ पे चलो इंप्लॉइज भी आया हुआ है, तो इंप्लॉइज भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को सबसे पहली बात तो जो भी हमारे पास फाइनेंस मैनेजर है, अकाउंट्स मैनेजर है, जो भी है वो यूज कर सकता है। दूसरा क्या, जो वहां के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो हमारे पास एक तो क्या बोले जल्दी से, हमारे पास मैनेजर्स हो गया और वहां के जो भी डायरेक्टर्स हैं। देखिए ये हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हमारे पास ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हाथ में होता है। वो मैनेजर नॉर्मल कोई भी मैनेजर यूज नहीं कर लेगा, जो बहुत बड़े लेवल का जो मैनेजर होगा तो वो ही बस कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग को क्या करता है बोलो, वो जजमेंट। क्योंकि ये कोई ऐसा कोई खेत की मूली नहीं है कि चलो भाई अकाउंट्स वो समझ तक नहीं है। ये क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों उन सबको पता है एक ही बात, क्या कि भैया देखो, अगर हम लोग इस अकाउंट को देखेंगे, इस अकाउंट को लेंगे, तो हमें एक ही चीज समझ में आएगी, क्या कि भाई उस कमोडिटी को बनाने में कितना कॉस्टिंग आ रही है। तो ये निकालना, ये फाइंड आउट करना किसी आम किसी भी बंदे की बात बस की बात नहीं है ना। तो जब तक वो बंदा कोई डायरेक्टर ना हो या तो कोई मैनेजर ना हो, तब तक उसको पता नहीं लग पाएगा। देखिए आगे बात करें, देखिए आगे बात करें,
सो व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। सो पहले दोस्तों ये देखते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो हमारे पास देखो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में हमने 3 अकाउंटिंग पढ़ा था, शायद आप लोगों को याद होगा, थोड़ी देर पहले ही हमने 3 ब्रांचेस पढ़े थे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 3 अकाउंट पढ़े थे ना। हमने तीनों अकाउंटिंग को अभी हमें मतलब सीखना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग सीखना है, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीखना है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। देखिए अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो ये एक ऐसा आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग जर्नल, क्लासिफाइंग लेजर, समराइजिंग ट्रायल बैलेंस, रिपोर्टिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट, एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये सारी कुछ हमारे पास देखो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है बोलो, एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री होती है, मतलब किसी जो जर्नल एंट्री होती है उसको रिकॉर्ड करने का एक तरीका होता है। और हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी हमारे पास बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको सबसे पहले हम फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करते हैं बोलो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले हम लोग उनका प्रिपेयर करते हैं। कैसे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कुछ ऐसे हमारे पास स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना बहुत ज्यादा अति आवश्यक, बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारे पास पहला स्टेप है जर्नल, दूसरा है लेजर, तीसरा ट्रायल बैलेंस, चौथा है हमारे पास क्या, हमारे पास जो रिपोर्टिंग करने के लिए हमारे पास प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट है उसको भी हम लोग बनाया करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें प्यारे दोस्तों तो कॉस्ट अकाउंटिंग है। सो हमारे पास 3 अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हमारे पास जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग होती है जो डील्स विद द असर्टेनमेंट, मेजरमेंट ऑफ एक्यूमुलेशन, बजटिंग एंड इवोल्यूशन कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी। एंटिटी मतलब होता है बिजनेस, ठीक है ना। जो बिजनेस एक है, जो बिजनेस आप लोगों ने ओपन किया है, उस बिजनेस का एक्यूमुलेशन, टोटल कितना कॉस्ट आ रहा है, उस चीज का असर्टमेंट मतलब क्या, असर्टमेंट मतलब असर्टेन या असर्टेन करना, उस बिजनेस का टोटल कॉस्ट कितना कितना है उसको असर्टेन करना, उसको मेजर करना, उसको उसको बेसिकली क्या करना, उसके प्रति पूरा बजटिंग तैयार करना, है ना। तो वो सारा किसके अंदर में आता है बोलो, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर में आता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग जस्ट नथिंग बट व्हाट, it deals with the ascertainment, measurement, accumulation, budgeting and evaluating cost structure of the entity। बात आ रही समझ में कि उस बिजनेस का टोटल कितना, किसी भी कमोडिटी को बनाने में कितनी एक्चुअल कॉस्टिंग आ रही है, वो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। नेक्स्ट मेरे प्यारे दोस्तों हमारे पास है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट अकाउंटिंग को भी डिस्कस करते हैं। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग होता है डील्स विद डिसीजन रिलेटिंग टू द जनरेशन एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एन एंटिटी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद डिसीजन रिलेटिंग टू द जनरेशन ऑफ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ एन एंटिटी। देखो क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो भी बिजनेस के पास रिसोर्सेस हैं, जो भी बिजनेस के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं, उनको कैसे एक सिस्टमैटिक तरीके से, कैसे उनको इफेक्टिव तरीके से उनको यूज किया जाए, वो हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। आप मेरी बात को समझ पाए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज जस्ट नथिंग बट व्हाट, इट डील्स विद डिसीजन रिलेटिंग टू द जनरेशन एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कैसे हम लोग इफेक्टिवली तरीके से हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इफेक्टिवली तरीके से यूज कर पाए, है ना। कैसे हम लोग फाइनेंशियल रिसोर्सेज का कैसे एक जो हमारे पास जो बिजनेस एंटिटी है उसका कैसे हम लोग इफेक्टिव तरीके से यूज कर पाए, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो हमारे पास ये 3 ब्रांचेस हैं अकाउंटिंग के, आप सभी लोग देख सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। किसी मेरे भाई को यहां तक दिक्कत है आप सभी लोग बता सकते हैं। देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, सो कॉस्ट अकाउंटिंग इज स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग व्हिच प्रोवाइड्स प्रोसेस सेट ऑफ information statement to the management which assist them in decision making। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग देखो क्या होता है, ये एक ऐसी स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है which provides processed set of information statement to the management which assist them to decision making। देखो ये एक ऐसा स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है, या हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये इसकी खास बात ये है कि ये कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे मैनेजमेंट को जिससे कि वो किसी भी कमोडिटी की कॉस्टिंग के ऊपर वो डिसीजन ले सके। बात आ रही समझ में, हाँ है ना। तो यहाँ लिखा हुआ क्या है, स्टेटमेंट टू द मैनेजमेंट विच असिस्ट देम, असिस्ट मतलब हेल्प करना, देम इन डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे यही लाइन आप लोगों को समझना है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा स्पेशल ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जो क्या करता है बोलो, कुछ ऐसे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को अपने मैनेजमेंट के सामने देता है जिससे कि उस मैनेजमेंट को हेल्प होती है कि वो डिसीजन बना सके, उस कुछ डिसीजन तैयार कर सके कि कितनी कॉस्टिंग रखनी है कि कितनी नहीं रखनी है, क्या मिनिमम कॉस्टिंग हम लोग कर सकते हैं। इस प्रकार का जो भी डिसीजन होता है वो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग
के डेटा से ही लिया जा सकता है। तो ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन आपको कॉस्ट अकाउंटिंग में देखने को मिलेगी। इन कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और प्रोसेस इज कॉल्ड, अगर हम लोग बात करें इन कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है बोलो, हमने भी कितनी बारी मैंने आप सभी लोगों को एक छोटी सी बात पढ़ाई कि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग सिर्फ इतनी बात जानने की कोशिश करते हैं कि एक कमोडिटी की कॉस्ट कितनी आ रही है, और अगर कितनी आ रही है तो और कितनी आनी चाहिए, क्या ये जेन्युइन है या नहीं, अगर जायज नहीं है तो और कितनी आनी चाहिए, कैसे इसको मिनिमम किया जाए। इस प्रकार से सारी डिटेल्स जो है, सारी इंफॉर्मेशन जो है हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट ऑफ एन प्रोडक्ट के बारे में सीखते हैं। सो असर्टेन या मेजर्ड या एक्यूमुलेटेड मतलब क्या, हमारे पास हम लोग पहले तो देखते हैं कि टोटल कितना कॉस्ट आ रहा है, हम उसको मेजर भी करते हैं और असर्टेन भी करते हैं कि कितना हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो मेरे प्यारे दोस्तों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, किसी मेरे भाई को पता है? चलिए, व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? बताइए जल्दी से, फास्ट, कमान, सभी लोग बताएंगे व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए, अगर हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें, बहुत बेसिक से समझना, तब आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैंने आपको बताया, ये एक ऐसी अकाउंटिंग होती है जिसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको कैसे इफेक्टिव तरीके से यूज किया जाए, कैसे हमारे पास जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं कैसे एकदम अच्छे तरीके से उसका यूज किया जाए, कोई भी वेस्ट ना हो। तो उसी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों को मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखने को मिलेगी। सो मैनेजमेंट इज अ सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी इन एन एंटिटी। मतलब क्या होता है बोलो, मैनेजमेंट क्या होता है बोलो, एक सेंट्रल बॉडी होती है जो कि सेंट्रल हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी होती है किसी भी हमारे एंटिटी में। मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ थ्रू मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। अगर हम लोग बात करें, मैनेजमेंट जो है किसके किसके लिए कंसर्न होता है, मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ। अगर हम लोग बात करें मैनेजमेंट किसके लिए कंसर्न होता है, एज कंसर्न विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, कि कैसे वेल्थ को मैक्सिमाइज करे थ्रू मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट की बात आ रही है समझ में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिर्फ एक मीनिंग सिर्फ यही होता है, देखो मैनेजमेंट यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से समझना है। मैनेजमेंट इज सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी ऑफ एन एंटिटी। मतलब सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग है, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बीच में ही, मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब एक ऐसा सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग है जिसके बिना बिजनेस चलना बहुत मुश्किल हो सकता है। मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ थ्रू। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा अकाउंटिंग है जो क्या बताता है कि हम कैसे अपने वेल्थ का मैक्सिमाइज करें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या क्या बताता है कि हम कैसे अपने वेल्थ का मैक्सिमाइज करें, किसके थ्रू बोलो, थ्रू मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, कि कैसे हम अपने कॉस्ट को कम से कम करके और कैसे हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें और अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करें। इस प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मिलेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सिर्फ मेन मोटिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ थ्रू मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा तभी तो वेल्थ बढ़ा सकते हो, बोलो हाँ या ना, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। फॉर दिस पर्पस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग इज एनालाइज्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट कंट्रोल फंक्शन। इसके लिए प्रोवाइडेड बाय कॉस्ट अकाउंटिंग इज एनालाइज्ड बाय द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग एंड मैनेजमेंट कंट्रोल फंक्शन। देखिए, होता क्या है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग वाला जो बंदा होता है ना, वो बेसिकली सिर्फ बता देगा यार कि जो है सुई इतने का है तो धागा इतने का है, तो बटन इतने के हैं, तो हमारे पास जो धागे वो जो है कलर इतने का है, सारी चीजें बता देगा। तो एक कॉमोडिटी को बनाने में इतनी कॉस्टिंग आएगी, तो अगर हम 1000 पीस बनाते हैं तो इतना कॉस्टिंग आएगा, और अगर हम 1 लाख पीस बनाते हैं तो इतनी कॉस्टिंग आएगी। तो एक बिजनेस को प्रोड्यूस करने के लिए एक मिनिमम कितना कॉस्टिंग चाहिए, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है बिजनेस दिया करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग देगा किसको, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग फिर वहां पे सोचता है यार कि क्या ये कॉस्ट हमारे लिए जायज है कि नहीं है, क्या ये बिजनेस के लिए फ्रूटफुल है कि नहीं है, क्या इस बिजनेस के लिए इस कॉस्टिंग में क्या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। फिर देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है कि अब वो ये सोचता है कि कैसे इस कॉस्ट को मिनिमम करना है, और या हम बोल सकते हैं क्या कि कैसे अगर कॉस्ट मिनिमम नहीं करना है तो कैसे हम इसी कॉस्टिंग को प्रेफर करते हुए प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे। तो इस प्रकार की जो सोच और भावना, इस पे काम करना जो है वो हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। तो यही वो लाइन लिखी हुई है,
For this purpose, information provided by cost accounting is analyzed by the management for decision making, ठीक है, and management control over functions. कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जनरेटेड थ्रू मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर यूज्ड इंटरनली। देखो अगर हम लोग बात करें मैनेजमेंट, आप सभी को पता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेसिकली इंटरनली तरीके से बनाया जाता है और उसको यूज भी जो है वो इंटरनली ही लोग करते हैं। मतलब हम लोग एम्प्लॉयज बोल सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सॉरी एम्प्लॉय नहीं, मैनेजर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दो ही लोग। एम्प्लॉयज कैन नॉट बी यूज बाय द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कौन करेगा बोलो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और हमारे पास दूसरा कौन है बताओ? हमारे पास जो भी मैनेजर्स होते हैं। मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आइए देखते हैं क्या क्या मेजर फंक्शंस हैं। पहला प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। जैसे कि आप सभी को बताया हुआ है कि प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग जो है हमारे पास मेन मेजर फंक्शंस हैं। आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, कैसे हम लोग बोल सकते हैं। देखिए सो प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग कैसे हमारे पास, अगर हम लोग बोले मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन फंक्शन है। देखो आप सभी को मैंने आपको बताया मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से मैंने एक सिंपल सी बात आप सभी को बताई। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बात समझ में आई होगी। बात ये है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग वाला जो बंदा होता है वो क्या करता है कि वो सारे डेटा को प्रिपेयर करता है। वो ये बताता है कि इस कमोडिटी को बनाने में मिनिमम इतनी कॉस्टिंग लगनी है। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है कि वो कैसे, हम लोग बात करें कि कैसे मेरे प्यारे दोस्तों मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है कि कैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग उस कॉस्ट को मिनिमम किया जा करे और कैसे वो क्या कर सकता है वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। ये प्लानिंग करता है और बिजनेस के लिए फोरकास्ट करता है कि बिजनेस के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, बिजनेस किस तरीके से अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को कैसे आगे तक यूज करेगा, क्या क्या मतलब भाई अगर मान के चलो 1 लाख करोड़ का बिजनेस को फंड मिल जाएगा तो क्या 1 लाख करोड़ को कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस किस तरीके से यूज करना है अभी बता देगा, मतलब अभी यूज कर लेगा नहीं, वो एक पेपर पे लिखा जाता है। उस प्रकार की जो बिजनेस जो फोरकास्टिंग जो करता है वो कौन करता है बोलो? वो हमारे पास कौन करता है बोलो? हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग करता है। से सुनो, अब अगर हम लोग बात करें फिर अगर फोरकास्टिंग करना ही बिजनेस के हाथ में नहीं होता, फोरकास्टिंग के साथ अगर हम लोग बात करें बिजनेस जो है वो कंट्रोल भी करता है। फोरकास्टिंग इज नॉट अ वेरी बिग डील, है ना। फोरकास्टिंग के साथ बिजनेस क्या करता है बोलो? बिजनेस कंट्रोल भी करता है। बात आ रही है समझ में? बिजनेस क्या करता है बोलो? फोरकास्टिंग के साथ साथ बिजनेस जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है बोलो? कंट्रोल भी करता है कि कैसे हम बिजनेस को हम लोग क्या कर सके बोलो? प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सके। डिसीजन मेकिंग का मतलब भी होता है क्या कि जो बिजनेस होता है, बिजनेस मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ध्यान से समझना, किसी बात को आप इस तरीके से समझे जिससे कि आप लोगों को फर्दर फ्यूचर तक याद रहे। डिसीजन मेकिंग आप सभी को बताया कि चूंकि फोरकास्टिंग है तो जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का जो डेटा होता है, ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो डेटा होता है सबके सब लाके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास रख देते हैं। तो वो फिर डिसीजन देता है कि भाई हमारे पास जो इतना पैसा है वो यहाँ लगाने से सही रहेगा, यहाँ लगाने से सही रहेगा। वो ये डिसाइड करता है, वो डिसीजन देता है कि भैया हम कैसे अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, ये तरीका है, ये इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो? हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है ना? बात आ रही है समझ में? अब किस किस के रिगार्डिंग वो डिसीजन देता है ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या कि इस कमोडिटी की प्राइस कितनी होनी चाहिए। भैया अगर मान के चलो किसी कमोडिटी को बनाने में 180 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है, मैंने एग्जांपल लिया। इन जनरल में अगर एक बात आपसे बोलूं कि कोई कमोडिटी है, कोई XYZ अगर कोई कमोडिटी है, उस कमोडिटी को बनाने में मान के चलो हमारे पास 180 रुपए की लागत आ रही है, 180 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है। तो अगर मेरे भाई अगर किसी कमोडिटी को बनाने में अगर 180 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है तो उसकी प्राइसिंग कितनी रखी है, उसको उसका कितना मार्केट में हम ऐसा कितना प्राइस रखें जिससे कि बिजनेस को भी काफी अच्छा प्रॉफिट हो सके और उसका वो जल्दी से जल्दी वो स्टॉक क्लियर हो जाए, वो जल्दी से जल्दी वो स्टॉक बिक जाए, है ना। तो ऐसी प्राइसिंग में रखना है। नेक्स्ट क्या है बोलो? मेक और बाई। वही वाली बात क्या कि जिसमें ऐसी कितनी प्राइस रखें जिसमें हम लोग बना भी सकें और हम उसको हमें कितना बनाने में कितना कॉस्ट आ रहा है ये देखना है, और क्या हो रहा है बोलो कि हमें बाई करने में कितना कॉस्ट आ रहा है, ये भी किसके पार्ट होता है बोलो? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। सबसे बड़ी डिसीजन क्या कि शट डाउन और कंटिन्यूड ऑपरेशन, मतलब क्या कि ये जो डिसीजन मेकिंग होता है, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट ये भी होता है क्या कि बिजनेस को शट डाउन नहीं करना है। बिजनेस कभी शट डाउन नहीं होता।
प्रोडक्शन को कब शट डाउन करना है, कब हमारे पास कंटिन्यू हमें ऑपरेशन में लेके आना है, ये हमारा किसका पार्ट होता है, बोलो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। मान के चलो हमारे पास जो है मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है और तभी भी हमारा प्रोडक्ट जो है मार्केट में कम से कम नहीं तो 10,000 टी शर्ट जो है मार्केट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बिल्कुल स्टॉक एज इट इज पड़ा हुआ है, तो क्या आपका, अगर आप एज अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बंदे हो तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या और प्रोडक्शन करना चाहिए या आपको बंद कर देना चाहिए प्रोडक्शन कुछ टाइम के लिए? तो आप कहोगे सर अगर हमारा ऑलरेडी मार्केट में स्टॉक जो है अनवांटेड टाइप में, मतलब बिल्कुल ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी बिका नहीं है, सो स्टिल हमें प्रोडक्शन को रोक देना चाहिए, अभी हमें शट डाउन कर देना चाहिए प्रोडक्शन को फॉर मतलब कुछ टाइम पीरियड तक, और फिर जब वो बिक जाएगा, जब धीरे धीरे वो स्टॉक क्लियर हो जाएंगे, तब हमें प्रोडक्शन को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारे पास शटडाउन और शटडाउन पॉइंट होता है। अब फिर वही कब कब हमें कब प्रोडक्शन को हमें कंटिन्यू रखना है, जैसे सपोज कि मार्केट में बहुत एक्सेस डिमांड है आपके किसी भी कमोडिटी की, अगर आप शर्ट बना रहे हो, टी शर्ट बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, अगर आपके उस कमोडिटी की डिमांड बहुत ज्यादा है, बहुत एक्सेस लेवल पे है, तो उस प्रोडक्शन को क्या करोगे बोलो, कंटिन्यू तरीके से क्या करोगे बोलो मेरे भाई, वो आप करते रहोगे और कब तक करते रहोगे बोलो, जब तक आप मार्केट की डिमांड को फुलफिल, मार्केट की डिमांड को आप कैच नहीं कर पाते हो, राइट। सो इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि जो वर्कर होता है, वर्कर तो काम करता रहता है, और जो मैनेजर होता है, मैनेजर उससे काम कराता है, राइट। मगर अगर मगर ये होता है कि कई बार होता है कि जो मशीनरी होती है, जैसे अगर हम बाइक लेके आते हैं, आपको शायद पता होगा, जो बाइक लेके आते हैं हम लोग, जब हम नई बाइक लेके आते हैं तो वो 60 से 70 60 किलोमीटर पर आवर का एवरेज देती है, सॉरी 60 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है, हम रियली वेरी सॉरी। 1 लीटर अगर हम तेल डलवाएंगे तो उसमें हमें मिनिमम 60 किलोमीटर हमें का रन, हमारा रन होता है। बट आपको पता है कि जैसे जैसे धीरे धीरे वो पुरानी होती चली जाती है, तो उसका एवरेज भी धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। तो अगर इसका मतलब ये है कि भैया, अगर मान के चलो 5 साल बाद भी क्या वो 60 का देगी, क्या नहीं, 5 साल बाद वो 40 का देगी, या हमारे पास 35 का देगी, या 30 का देगी। तो अब अगर बिजनेस को लग रहा है कि नहीं यार, मतलब एवरेज बहुत ज्यादा कम दे रही है, तो बिजनेस को क्या करना चाहिए बोलो, बिजनेस को इसको बेच के दूसरा कोई भी मतलब गाड़ी वो या टू व्हीलर जो है वो लेके आएगा। तो इस प्रकार की जो सोच है कि कब किसको कहाँ पे किस तरीके से रिप्लेस करना है, जिससे कि बिजनेस की कॉस्टिंग पे, बिजनेस के प्रॉफिट पे, बिजनेस के वेल्थ पे कोई इंपैक्ट ना पड़े, तो इस तरीके की भी जो सोच है वो हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिसीजन इन्वॉल्व होता है। तो कितना प्राइसिंग है, शट डाउन करना है या हमारे पास कंटिन्यू करना है, या हमारे पास इक्विपमेंट जो है कब कब रिप्लेस होना है, ये सारा किसका पार्ट है बोलो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। आइए डिस्कस करते हैं व्हाट आर द पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या पर्पस है कॉस्ट अकाउंटिंग का, मुझे बताइए क्या पर्पस है। एक बार सभी लोग इस इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे, चलिए पढ़िए जल्दी से एक बार सभी लोग फास्ट, सभी लोग पढ़िए एक बार जल्दी से फास्ट, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग बार पढ़िए जल्दी से, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या पर्पस है, इसके बाद फिर मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। सभी लोग बताइए व्हाट आर द मेन पर्पस, व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। एक बार सभी लोग पहले जल्दी से पढ़िए, फिर मैं आपको बताऊंगा। एक बार जल्दी से पढ़ना है सभी लोगों को। बताइए जल्दी से व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, सभी लोग बताएंगे, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार जल्दी से फास्ट बताइए, कम ऑन। पढ़ लिया आप लोगों ने, पढ़ लिया आप लोगों ने। आइए डिस्कस करते हैं पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर हम लोग बात करें तो क्या ऐसा बेसिक पर्पस है जिससे कि हम लोग, मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का जो है हम लोग पर्पस देखें। देखिए अगर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की पर्पस की बात करें तो हमारे पास देखो क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पस। सबसे पहला है कि हमारे पास प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कि किसी भी कमोडिटी को बनाने में एक मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही है, किसी भी कमोडिटी को बनाने में एक मिनिमम कॉस्ट कितनी आ रही है, उस कमोडिटी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, ये बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। डिटरमाइंस द अप्रोप्रिएट सेलिंग प्राइस। अब अगर हमें कॉस्ट पता लग गया किसी कमोडिटी का कि इस कमोडिटी को बनाने में इतना कॉस्ट आ रहा है, तो हम कितना सेलिंग प्राइस रखना है,
इसको भी हम लोग फिक्स कर सकते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है कि अगर हमें ये पता लग जाएगा कि इस कमोडिटी को बनाने में इतना कॉस्टिंग आ रहा है, तो हमें ये भी पता होगा कि हम कितना मिनिमम प्रॉफिट ऐड ऑन करके हम कितना मार्केट में आगे हम बेच सकते हैं, कितना हमारा सेलिंग प्राइस होगा। डिस्क्लोज प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स, एरियाज एंड एक्टिविटी लेवल्स। इसके बाद देखो क्या हम लोग क्या करेंगे बोलो, कि हम लोग फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के जरिए हम लोग ये भी बता सकते हैं यार क्या, कि हमारे क्या क्या प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं, कि जिनको इनके सिवा और भी कुछ और बना के हम लोग, और जैसे हम लोग मान के चलो टी शर्ट बना रहे हैं, तो टी शर्ट बनाने के साथ साथ हम शर्ट भी बना सकते हैं, हम कुछ और भी बना सकते हैं इसी के जैसा, जिससे कि कहाँ कहाँ हम लोग किस किस एरिया में हम लोग और इसी के जैसा बना के हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। हेल्प इन मेक और बाई डिसीजन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कॉस्ट अकाउंटिंग की एक और बात है क्या, कि हमें ये भी बता देता है कि किसी सामान को बनाना कैसे है, ये भी बता देता है, और हमें किस सामान को कहां से कितने क्वांटिटी में खरीदना है, ये भी जो डिसीजन होता है वो भी बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा जज कर सकते हैं। बजटिंग एंड रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन फंक्शन। जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है, मतलब विद द हेल्प ऑफ लेबर एंड कैपिटल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो, बजटिंग कर सकते हैं। कि भाई बजटिंग मतलब क्या, देखो प्रोडक्शन फंक्शन, बजटिंग रिलेटेड टू द प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब ये होता है कि आप सभी को पता है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्शन करना चाहें, दुनिया का कोई भी क्वांटिटी या कोई भी कमोडिटी बनाना चाहे, तो हम लोग लेबर और कैपिटल के ही थ्रू बनाते हैं। ये समझे, हमारे पास लेबर और कैपिटल के ही थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वो लोग गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। सो उससे रिलेटेड जो है हम लोग बजटिंग कर पाते हैं कि भाई लेबर में हमें कितना इन्वेस्ट करना है, कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करना है, इन दोनों का प्रोपोर्शन कितना होना चाहिए। तो इस प्रकार से सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो, हम लोग एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात। कंट्रोल प्रोडक्शन वेरिएंस। कंट्रोल प्रोडक्शन वेरिएंस का मतलब होता है क्या, कि हमारे पास जो प्रोडक्शन है वो कितना मतलब बेसिकली वेरी कर रहा है, वो भी हमारे पास प्रोडक्शन वेरिएंस भी हमारे पास देखो क्या होता है बोलो, उसको कंट्रोल किया जाता है। प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू द फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटेंट, मतलब क्या कि जो भी इन्फॉर्मेशन होता है फाइनेंशियल अकाउंटेंट क्या करता है बोलो, उस जो भी फाइनेंशियल अकाउंटेंट को क्या करता है बोलो, कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को सारा अपना डेटा क्या करता है बोलो, सेंड करता है, और जो भी डेटा होता है उसको वो बताता है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की अगर हम लोग बात करें, तो हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन चार्ट है, आप सभी लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे है, एक बार चार्ट जल्दी से देखिए। हमारे पास कॉस्टिंग जो है हमारे पास दो प्रकार से, दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करें कॉस्ट की क्लासिफिकेशन, एक हमारे पास जो पहला कॉस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, और दूसरा जो कॉस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। बहुत ध्यान से समझना, बहुत बेसिक से समझना है। हमारे पास जो पहला कॉस्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, और दूसरा जो कॉस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। दो प्रकार की कॉस्टिंग होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे कॉस्ट जो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे कॉस्ट जो हमारे पास प्यारे दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं क्या, जो डायरेक्टली रिलेट करें, डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर। बात आ रही है में, ऐसे कॉस्ट जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करें, किसी भी बात की कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग बात करें ऐसा कोई कॉस्ट जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से रिलेट करें, डायरेक्टली रिलेट टू मैन्युफैक्चर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, वो हमारा जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट होगा। तो इस डायरेक्ट कॉस्ट की खास बात ये है, डायरेक्ट कॉस्ट की खास बात ये है कि हमारे पास इसमें जैसे डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, और जो भी हमारे पास अदर एक्सपेंसेस होते हैं डायरेक्ट वाले, ठीक है ना, तो हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं। और इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं बेसिकली ओवरहेड्स। जितने भी हमारे पास ओवरहेड्स होते हैं वो हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है क्या, कि ऐसे कॉस्ट जो हमारे डायरेक्टली जो है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट नहीं करते, हम लोग बोल सकते हैं ऐसे कॉस्ट जो इनडायरेक्टली जो है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करते हैं। मतलब क्या, ये डायरेक्टली जो है मेरे प्यारे दोस्तों, जो है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट नहीं करते, डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू, हम लोग बोल सकते हैं क्या, डायरेक्टली जो है नॉट रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग। बात है इसमें कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग से कोई जो है इनका रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। मगर हाँ, इनडायरेक्ट वे में बहुत ज्यादा ये मदद करते हैं। सो कॉस्ट की क्लासिफिकेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या होगा बोलो, डायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोला मैंने बोलो, हमारे पास जो डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट में क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अदर डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। और हमारे पास जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होगा हमारे पास वो फैक्ट्री ओवरहेड होता है, जो हमारा वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं इस पूरे फ्लो चार्ट के बिहाफ पे। में न्यूमेरिकल करना है तो आप लोग अभी ध्यान से समझिए। कॉस्ट की क्लासिफिकेशन हमारे पास दो टाइप्स की है। कॉस्ट की क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के, दो। एक हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट है और एक है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और क्या करेंगे बोलो,
अदर कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट है या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और जो भी हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं बोलो, अदर जो हमारे पास अदर जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि उसको हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर में हम लोग काउंट डाउन करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं हम लोग आगे। सो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, मैंने आप सभी को थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया था, जो मैंने अभी पहले चार्ट समझाया था कि डायरेक्ट कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो डायरेक्ट कॉस्ट दैट कैन बी ट्रस्ट इन फुल टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज इज डायरेक्ट कॉस्ट। मतलब क्या, कि ऐसा कोई भी कॉस्ट जो डायरेक्टली ट्रस्ट किया जा सके उस प्रोडक्ट में, उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं डायरेक्ट कॉस्ट का, मैं आप सभी को समझाता हूं। जैसे सपोज ये मोबाइल फोन है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं। तो इस मोबाइल फोन में कितनी कॉस्टिंग आई है, तो इसकी कॉस्टिंग जो होती है वो क्या कहलाएगा बोलो, डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगा। हम इसको मतलब बता सकते हैं कि कितनी कॉस्टिंग आई है भाई। जैसे सपोज कि इसकी स्क्रीन की कॉस्टिंग होगी, इसके सॉफ्टवेयर की कॉस्टिंग होगी, इसके प्लास्टिक की कॉस्टिंग होगी, इसके आईसी, इसके जो भी हमारे पास कंपोनेंट जो भी चीजें इसमें हैं, उन सभी की कॉस्टिंग जो है वो सारी क्या है बोलो, डायरेक्ट कॉस्ट। क्योंकि इसमें दिख रहा है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ट्रेस आउट कर सकते हैं। सो ऐसी कॉस्ट जो हम उस प्रोडक्ट को देख के हम ट्रस्ट कर सकें कि इसमें ये चीजें, ऐसी ऐसी चीजें लगी जरूर होंगी, ऐसी कॉस्ट हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। ठीक है, फुल टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज। अच्छा, अब हमारे पास मैंने आपको बताया था जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है हमारे पास वो दो टाइप्स का होता है। एक तो डायरेक्ट कॉस्ट हमारे पास दो टाइप्स का होगा, एक हमारे पास सॉरी हाँ डायरेक्ट कॉस्ट हमारे पास दो टाइप्स का होगा, एक हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट मटेरियल का मतलब होता है दोज कॉस्ट ऑफ मटेरियल दैट आर ट्रेसेबल इन फुल ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। किसी भी सर्विसेज में या किसी भी प्रोडक्ट में टोटल हमारा कितना मटेरियल लगा है उसको डायरेक्टली ट्रेस करना, वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल कहलाता है। आप मेरी बात को समझ नहीं पाए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कि किसी भी प्रोडक्ट को, क्या कोई भी जो का सामान है उसमें कितना कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमारा लगा है, उसको जो ट्रेस आउट करना वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल कहलाता है। फॉर एग्जांपल वुड इन मैन्युफैक्चरिंग टेबल, फॉर एग्जांपल जो एक टेबल है, जिस टेबल पे अगर आपके घर में कोई भी एक छोटी मोटी या बड़ी जो भी जैसा भी आपके घर में टेबल पड़ा है, तो उस टेबल में जो भी वुड इस्तेमाल किया गया है, जो लकड़ी इस्तेमाल की गई है, वो लकड़ी क्या है, वो डायरेक्ट मटेरियल है। वो आप सभी को बिल्कुल सामने दिख रहा है कि उस वुड में लकड़ी इस्तेमाल की गई है, तो वो आपका डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट लेबर क्या है, कॉस्ट ऑफ द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ द वर्कर इन प्रोड्यूसिंग अ सर्विस। मतलब ये होता है क्या, कि उस कमोडिटी को बनाने में ऑन एन एवरेज कितने लेबर लगे हैं, उनकी जो कॉस्टिंग आ रही है वो हमारे डायरेक्ट लेबर की बात की जाती है। फॉर एग्जांपल लेबर इन्वॉल्वमेंट कटिंग वुड। अब एक बात बताइए, जो आपका जो क्या बोलते हैं, जो आपके घर में, जो मैंने टेबल का एग्जांपल लिया, जो भी आपके घर में जो छोटी मोटी जैसी भी जो टेबल पड़ी है, उसको सिंपल सी बात है किसी वुड कटर ने या किसी कारपेंटर ने उसको काटा होगा, उसको एक शेप या उसका कुछ साइज दिया होगा, तो उसका जो पेमेंट होगा बिजनेस की तरफ से वो भी एक डायरेक्ट लेबर की पेमेंट होगी, और वो एक आपका डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होगा। ठीक है, और भी कुछ हमारे साथ के साथ अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें दीज एक्सपेंसेस, अगर हम लोग बात करें दीज एक्सपेंसेस अदर देन द डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर which have been incurred in full as direct consequences of the प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। जैसे आप एक बात बताइए, जब आपको टेबल जैसे मिला है, तो भाई वुड कटर ने, या हम लोग बोल सकते हैं कारपेंटर ने उसको काट दिया वुड, तो जो कारपेंटर ने काटा है, जो कारपेंटर का जो खर्चा है, उसको हमने क्या बोला, बोलो डायरेक्ट लेबर बोल दिया। बट जो मटेरियल जो लगा, जैसे वुड लगा हमारा, जो आपका एक्चुअल जो मटेरियल वो आपका क्या लगा बोलो जल्दी से, हमारा क्या बोलेंगे बोलो, जो लगा हुआ उसको हम लोग बोल देंगे क्या, बोलो डायरेक्ट मटेरियल। और अगर हम लोग बात करें, कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे मान के चलो कि हम किसी सामान को वहां से यहाँ तक लेके आ रहे हैं। भाई एक वुड है जो हम कहीं मतलब मान के चलो, भाई पेड़ तो हमारे घर में उगा नहीं है, पेड़ भाई एक हम पर्टिकुलर प्लेस से अपने बिजनेस तक सामान लेके आएंगे, तो वो जो भाड़ा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा बोलो, वो हमारे पास वो कैरेज इनवर्ड कहलाता है, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। उसमें जो फेविकॉल लग रहा है, उसमें जो छोटे मोटे जो कुछ एक्सपेंसेस लग रहे हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ जिग्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड जिग्स, जिग्स हो गया, माउंट्स हो गया, तो हमारे पास ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास क्या कहलाएंगे बोलो, डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएगा। बोलो मेरे साथ आए ना, सभी को पहली बात बताइए, यहाँ तक मेरे भाई सभी को बात समझ में आ गई? एक बार सभी लोग मुझे बताएंगे, सही यस और नो में जवाब देंगे। अभी तक किसी मेरे भाई बंधुओं को यहां तक अगर दिक्कत है तो आप सब लोग मुझे बता सकते हैं, बताइए फास्ट। चलिए इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करते हैं। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है हमारे पास, इनडायरेक्ट कॉस्ट काफी इंपॉर्टेंट कॉस्ट है हमारे पास।
द कॉस्ट दैट इज incurred इन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज बट विच कैन नॉट बी ट्रेस्ड इन फुल। मतलब क्या है, एक ऐसी कॉस्ट होती है जो हम किसी प्रोडक्ट को देख के ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे सपोज कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, तो जैसे ये मोबाइल फोन है, मैं ये नहीं, इस मोबाइल फोन को देख के मैं ये नहीं बता सकता कि इस मोबाइल फोन को बनाने, जब बना होगा तो उस टाइम बिजली का बिल कितना आया होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आया होगा। अब इस मोबाइल फोन को बनाने के लिए जो मैनेजर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, उनको सैलरी कितनी गई होगी, ये हमें नहीं पता है। बात आ रही है समझ में? इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, कि ऐसी कोई कॉस्टिंग जो इनडायरेक्टली इसको मदद कर रहा है, मतलब इनडायरेक्ट जो कॉस्ट है, तो वो हमारे पास जो है, जो किसी प्रोडक्ट को देख के हम लोग असरटेन करना काफी मुश्किल काम होगा हमारे लिए, तो ऐसी कॉस्ट हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। तो द कॉस्ट दैट इज incurred in producing product or services but which cannot be traced in full, मतलब हम उसको फुल्ली तरीके से ट्रेस्ड आउट नहीं कर सकते। तो ऐसे कॉस्ट को बेसिकली हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड भी बोला करते हैं। क्या बोलेंगे, बोला हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड भी बोला करेंगे। तो ऐसी कॉस्ट जिनको किसी कॉमोडिटी या किसी गुड्स एंड सर्विसेज या किसी प्रोडक्ट को देख के फुल्ली तरीके से ट्रेस आउट नहीं कर पाए कि ये एक्चुअल में हमारा कॉमोडिटी में कितना सामान लगा है या नहीं लगा है, राइट। जैसे मैं कुछ एग्जांपल के जरिए बताऊं, जैसे सैलरी टू परमानेंट एम्प्लॉय, मैनेजर्स का खर्चा कितना है, रेंट कितना जा रहा था। जैसे सपोज इस मोबाइल को बनाने के लिए जो भी, जिस जहां भी मोबाइल बन रहा था उस फैक्ट्री का रेंट कितना जा रहा था, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आ रहा था, सैलरी कितनी जा रही थी। इस प्रकार का कोई भी जो फैक्ट्री का जो खर्चा है, बात आ रही है समझ में। फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल बन रहा है था इंडिया में, मगर इसी का जो हेड ऑफिस था वो मान के चलो चाइना में है, तो चाइना का जो है, चाइना में जो हेड ऑफिस है, उस हेड ऑफिस का भी तो अपना खर्चा होगा, है ना। तो उस हेड ऑफिस का कितना खर्चा होगा, तो ये हम उस हेड ऑफिस का कितना खर्चा होगा इस प्रोडक्ट को तो देख के बता नहीं सकते। तो इस प्रकार की जो कुछ इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को देख के ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसा कोई भी हमारे पास जो चीजें जो होती हैं, वो हमारे एक इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होता है। होपफुली आप सभी लोगों को ये इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, ये बेसिक्स जो मैंने आप सभी को समझाया, उम्मीद करता हूँ ये आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एफओएच, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होता है ना। फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है। सो फैक्ट्री ओवरहेड मींस ऑल एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री अदर देन डायरेक्ट मटेरियल। मतलब क्या, फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है क्या, कि वो सारे के सारे हमारे पास सारे के सारे एक्सपेंसेस होते हैं, मगर वो डायरेक्ट मटेरियल से अदर देन होते हैं। डायरेक्ट जैसे डायरेक्ट लेबर हो गया, है ना। सो फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है क्या, कि सारे जो भी हमारे पास जो है वो फैक्ट्री से रिलेटेड, मींस ऑल एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री अदर देन डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और जो अदर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उनको छोड़ के जो भी एक्सपेंस होगा वो सारा फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। मैंने क्या बोला आप सभी को समझो ध्यान से, जो भी टोटल कॉस्ट में से डायरेक्ट कॉस्ट निकाल दो, फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। या मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या, मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या, कि जो भी टोटल कॉस्ट छोड़ो, अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट हटा दो, अभी इतना टेक्निकल आपको समझ में नहीं आएगा। अभी आप बस इतना सोचो कि जो भी हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड है, या हम लोग या ये बोलो कि जो भी हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस के जो भी टोटल एक्सपेंसेस है, बिजनेस के जो भी सारे जो खर्चे हैं, उसमें से सारे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर या और अदर डायरेक्ट कॉस्ट या अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, तो जो भी हमारे पास आएगा उसको हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। तो जो फैक्ट्री ओवरहेड आएगा हमारे पास, उसको उसका क्या पार्ट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, फैक्ट्री यूटिलिटी बिल्स। तो ये हमारे पास जो चार जो पॉइंट्स हैं, वो हमारे पास किसके बोलो, इनडायरेक्ट ओवरहेड के पार्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट के पार्ट हैं। चलिए कॉस्ट की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि कॉस्ट की क्लासिफिकेशन जो डायरेक्ट कॉस्ट की अगर बात करें, सो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस अदर डायरेक्ट कॉस्ट, जो हमारे पास जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है उसको हम लोग प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो मेरे साथ। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी लोगों को बताई जा रही है, एकदम बिल्कुल बेसिक से मैं आप सभी को समझा रहा हूँ, किसी प्रकार की किसी मेरे भाई को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैंने आप सभी को समझाया था, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी बिजनेस की जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, उसी कॉस्ट को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, हम लोग प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। बिजनेस की जो भी डायरेक्ट कॉस्ट होगी, मैंने फिर से दोबारा बोल रहा हूँ, बिजनेस की जो भी डायरेक्ट कॉस्ट होगी, वही हम लोग क्या करते हैं, बोलो बिजनेस की हमारी प्राइम कॉस्ट होती है। किसी मेरे भाई को दिक्कत है, किसी मेरे भाई को परेशानी है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। देखो कैसे, देखो जो भी डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस अदर डायरेक्ट कॉस्ट, ध्यान से समझो, जो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल होता है वो प्लस डायरेक्ट लेबर होता है वो प्लस अदर डायरेक्ट कॉस्ट होता है, इन तीनों को अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है, बोलो बिजनेस की हमारे पास प्राइम कॉस्ट बन जाती है। समझ में आ गई बात। देखो अगर डायरेक्ट लेबर की बात करें, अदर डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें और प्लस फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें, तो हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट बन जाता है।
मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट लेबर, ठीक है, डायरेक्ट लेबर की बात करें और अदर डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल नहीं है इसमें, और प्लस फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड मतलब क्या, इनडायरेक्ट कॉस्ट का बन गया, तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। क्या बोलेंगे, बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, कन्वर्जन कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट प्लस का फैक्ट्री ओवरहेड अगर हम लोग बात करें, देखो ये दोनों मिला के क्या होगा, बोलो प्राइम कॉस्ट हो जाएगा, और प्लस का फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, जो भी हमारे पास प्राइम कॉस्ट होगा वो प्लस का जो भी हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड होगा ये, मतलब हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट कॉस्ट प्लस का इनडायरेक्ट कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट को हमने टोटल फैक्ट्री कॉस्ट बोल दिया, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, प्राइम कॉस्ट प्लस का टोटल फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, टोटल फैक्ट्री की कितनी कॉस्ट आ रही है। इस तरीके से अगर हम लोग बोले डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट, देखो सिंपल समझो, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस का डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला के हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, मगर हम एक अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम लोग उसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट को मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम उसमें प्राइम कॉस्ट में अगर हम लोग अपनी अदर ओवरहेड्स को अगर हम लोग प्लस कर देंगे, फैक्ट्री सॉरी प्राइम कॉस्ट में अगर हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स को अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगा। और या हम लोग बोल सकते हैं क्या, जो भी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर को, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल को नहीं, डायरेक्ट लेबर प्लस का डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे उसमें फैक्ट्री ओवरहेड, तो हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी। और कन्वर्जन कॉस्ट में ये जो प्राइम कॉस्ट होता है हमारे पास, इसको अगर प्लस कर देंगे तो टोटल हमारे पास फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। आइए कुछ समरी के थ्रू हम लोग एक बार ध्यान से देख लेते हैं जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, जिससे कि हम लोग क्या कर सकें, बोलो चीजों को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड कर सकें, चीजों की अच्छी समझ रख सकें, ठीक है ना। आइए डिस्कस करें, चलो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास मटेरियल कॉस्ट की बात करें तो हमारे पास देखो दो दो टाइप्स की मटेरियल होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल एक इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। तो हमारे पास देखो क्या, लेबर कॉस्ट की बात करें तो देखो हमारे पास, देखो ध्यान से समझो। सो ये क्या लिखा हुआ भाई, हाँ, लेबर कॉस्ट प्लस अदर, देखो हाँ, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस का अदर प्रोडक्शन, जो भी ये जो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आएगा, है ना। और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल और अगर इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट या इनडायरेक्ट जो है अदर प्रोडक्शन कॉस्ट को अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आएगा, बात आ रही समझ में। और डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों को मिला देंगे, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, देखो डायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट लेबर, और प्लस का डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस का इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट, इन सभी को मिला देंगे तो जो टोटल तीनों का होगा हम लोग बोल सकते हैं क्या, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। और हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, कि जो भी प्राइम कॉस्ट है प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो टोटल फैक्ट्री का कॉस्ट हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, टोटल फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो जाएगा। ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट है, नो नीड टू गो इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड्स, ठीक है। बात आ रही है समझ में, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी यहाँ तक किसी मेरे भाई बंधुओं को है तो एक बार जल्दी से सभी लोग यस और नो में जवाब दे दें, जल्दी से मुझे बताइए, यहाँ तक किसी मेरे भाई बंधुओं को दिक्कत है तो आप लोग मुझे बताइए जल्दी से, फास्ट। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट। सभी लोग बताएंगे, सभी को बात समझ में आ गई तो अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई, आप सभी को बात समझ में आ गई, सभी लोग मुझे बताइए जल्दी से फास्ट। चलिए सभी लोग बताएंगे। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को वेरी गुड इवनिंग।
चलिए, अगर यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई तो एक बार जल्दी से मुझे सभी लोग लाइव बताएंगे ये सब बात सभी को समझ में आ गई। काफ़ी अच्छा कंटेंट मैंने आप सभी लोगों को आज दिया है, काफ़ी बेहतर कंटेंट मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोगों को दिया है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बात अच्छे तरीके से समझ में आएगी और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर पाएंगे। सो जल्दी से बताइए फास्ट, यहाँ तक एक बार जल्दी से बताइए फास्ट, जितने भी सभी लोग लाइव हैं एक बार जल्दी से बताइए फास्ट, सभी को समझ में आई बात, से यस और नो। किसी प्रकार की कोई दिक्कत और कोई परेशानी है सभी को तो मुझे बताइए जल्दी से फास्ट, कम ऑन जल्दी से बताइए। चलिए, सो मेरे प्यारे दोस्तों आपको प्राइम कॉस्ट प्लस का फैक्ट्री ओवरहेड मिला के हमारे पास जो है ये हमारे पास डेटा मिलेगा। होपफुली आपको ये बेसिक सी बातें थी जो कि आप सभी को मैंने समझाया, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आप सभी को आज बात बताई है। एक बार जल्दी से मुझे बताइए कि सभी लोगों को बात समझ में आ गई, यस और नो? यस और नो में तो जवाब दीजिए भाई। सभी लोग बता तो सकते हैं ना यस और नो में कि बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताइए फास्ट। ठीक है, अभी बताइए जल्दी से, अभी अभी को सभी सबको बात समझ में आ रही है? सभी लोग मुझे बताइए, कमेंट करिए भाई जल्दी से फास्ट, एकदम बहुत तेज बताइए भाई जल्दी से बात। सभी सभी लोग बताएंगे यहाँ तक सभी लोगों को बात समझ में आ गई? चलिए, अगर यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई तो फिर हम आगे भी हम लोग देखो डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया, अगर हमारे पास देखो आगे हमारे पास कॉस्ट की अगली क्लासिफिकेशन। सो प्यारे दोस्तों बिल्कुल, अगर हम लोग कॉस्ट की अगली क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखो बहुत ध्यान से समझना। हमारे पास देखो क्या है कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस अदर डायरेक्ट कॉस्ट जो है हमारे पास ये दिया हुआ है। हम लोग कुछ यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। अब आप लोगों को क्या करना है बोलो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में से हम लोग क्या करेंगे बोलो, देखो देखो अगर हम लोग देखो ध्यान से समझो, कॉस्ट की क्लासिफिकेशन दिया डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट सॉरी लेबर और प्लस अदर डायरेक्ट कॉस्ट दिया हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि सर एक बात बताइए सर इसमें बताइए प्राइम कॉस्ट क्या होगा, तो मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था कि जो डायरेक्ट मटेरियल आएगा ये प्लस का जो डायरेक्ट लेबर आएगा ये प्लस का जो भी हमारे पास अदर डायरेक्ट कॉस्ट आएगा वो इसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। तो हमारे पास ये डायरेक्ट मटेरियल कितना 12,000, बोलो हाँ है ना? इस तरीके से अदर अदर सॉरी डायरेक्ट लेबर जो आ रहा है हमारे पास वो 8,000 और अदर डायरेक्ट कॉस्ट कितना बोलो 2,000, अभी हमने डिस्कस किए। तो 12 8 20 और 2 कितना बोलो 22,000। तो ये जो 22,000 आएगा वो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आएगा बोलो, ये हमारे पास प्राइम कॉस्ट आएगा। ये जो 22,000 आया है उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया बोलो जल्दी से, इसको हमने प्राइम कॉस्ट दिया। किसी मेरे भाई को यहाँ तक बात समझ में नहीं आई तो मुझे बता दो जल्दी से फास्ट। तो प्राइम कॉस्ट समझ में आ गया सभी लोगों को? बताइए जल्दी से फास्ट बताइए, कम ऑन। बिल्कुल सही बात है, देखो प्राइम कॉस्ट इनका भी 22,000 आ रहा है। ठीक है, और कैसे किया इन लोगों ने, बिल्कुल सेम क्या किया, अच्छा देखो इस तरीके से। अच्छा एक और सिंपल सी बात है, और एक यहाँ पे इन्होंने क्या किया बोलो, कुछ डेटा दे दिया है, कुछ इन्होंने क्या कर दिया है कि कुछ फैक्ट्री ओवरहेड भी दे दिया है। देखो ध्यान से, प्राइम कॉस्ट तो हमारे हमने निकाल लिया, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है ना इस क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड भी हमारे पास इस क्वेश्चन में डेटा दे दिया गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो फैक्ट्री ओवरहेड दिया गया ना, तो फैक्ट्री ओवरहेड को भी प्लस कर दो। तो हम लोग जो देखो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, रेंट ऑफ फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन, ये जो सारा जो खर्चा है, इस सारे खर्चे को हम लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोलते हैं बोलो? फैक्ट्री ओवरहेड। क्या बोलेंगे बोलो मेरे साथ? फैक्ट्री ओवरहेड, या हम लोग बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट 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 एक्सपेंसेस। तो देखो ये कितना हो जाएगा बोलो, 2 1 3 3 3 6 6 1 7 7 1 8 और 8 3 11। बोलो हाँ है ना? ये हमारे पास 11,000 आ जाएगा। बोलो जल्दी से फास्ट, सभी लोग बताइए जल्दी से, आवाज आ रही है? सभी लोग बताइए जल्दी से, आवाज आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों? ये टोटल 11,000 आ जाएगा, ये 11,000 आ जाएगा हमारे पास। तो 11,000 ये प्लस का 22,000 ये। अगर हम लोग बात करें टोटल फर्म की कॉस्ट की, अगर हम लोग बात करें बिजनेस की टोटल कॉस्ट की बात करें तो हमारे पास 22,000 ये प्लस का 11,000 ये, हाँ है ना? तो ये हमारे पास प्राइम कॉस्ट हो गया टोटल। अगर हम लोग बात करें टोटल फैक्ट्री एक्सपेंसेस की, मैं यहाँ पे जो कैलकुलेट कर रहा हूँ आप सभी के बीच में, वो कैलकुलेट कर रहा हूँ कि टोटल फर्म की टोटल जो है फैक्ट्री की कितनी एक्सपेंसेस हैं। तो टोटल फैक्ट्री की कितनी एक्सपेंसेस होगी, तो जो भी हमारे पास प्राइम कॉस्ट होगा वो प्लस का हमारे पास जो क्या होगा बोलो, कि जो भी हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड होगा वो। तो टोटल हमारे पास प्राइम कॉस्ट प्लस का टोटल फैक्ट्री ओवरहेड जो मिला देंगे तो हमारे पास 20 और 10 30 30 और 3 33 33,000 जो आएगा हमारे पास 33,000। फिर से देखो सभी लोग ध्यान से देखना है,
33,000 जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा बोलो, हमारे पास बिजनेस की या फर्म की जो है वो टोटल कॉस्ट आएगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए जल्दी से फास्ट, सभी लोग बताइए जल्दी से फास्ट। चलिए 11,000 आ गया। तो अब इसके बाद देखो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट हमारे पास देखो कितना आ रहा है, 33,000 मेरा भी आ रहा है, 33,000 इनका भी आ रहा है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, होपफुली आपको ये बात जो है यहाँ पे जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये जो प्राइम कॉस्ट से इन्होंने कैसे, देखो अभी एक न्यूमेरिकल था, इस न्यूमेरिकल में उन्होंने पहले प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट किया और फिर उन्होंने क्या किया बोलो, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट किया। तो कैसे प्राइम कॉस्ट निकालते हैं, कैसे फैक्ट्री कॉस्ट निकालते हैं, कैसे, है ना, वो सारा फॉर्मूला और सारा आपको जो कैलकुलेट करने का जो तरीका है, वो तरीका आप सभी को स्क्रीन पे भी दिया हुआ है और मैंने कैलकुलेट करके बता दिया। एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि ये तरीका और साथ के साथ आपको कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आ गया। तो एक बार जल्दी से यस और नो में जवाब दें, जल्दी से बताइए फास्ट, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग बताओ। चलिए सो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार सभी लोग बताएंगे, यहाँ तक बात सभी को अगर समझ में आ गई तो एक बार जल्दी से सभी लोग बताएं, जिससे कि हम चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से हम लोग समझ पाएं कि आप सभी को कंटेंट समझ में आ रहा है, से यस और नो। चलिए बताइए सभी लोगों को बात समझ में आ गई, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग बताइए जल्दी से फास्ट। जल्दी बताइए फास्ट। चलिए भाई, प्राइम कॉस्ट, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, जल्दी से बताइए फास्ट, सभी को बात समझ में आई? कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग बताइए जल्दी से फास्ट, बताना है। चलिए भाई जल्दी से बताना है फास्ट मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग बताइए जल्दी से एक बार फास्ट। चलिए जल्दी से बताइए, आप सभी को न्यूमेरिकल सभी को समझ में आ गई बात? जितने भी सभी लोग लाइव हो एक बार जल्दी से कमेंट करिए, कम ऑन। ओके, यस एवरीवन, ठीक है, मतलब सभी को समझ में आ गई है। मतलब बात कुछ इस प्रकार से है कि सभी मेरे भाई बंधुओं को बात सभी को समझ में आ गई है, राइट? तो चलिए, अगर सभी को समझ में आ गई, फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग नई चीजों को करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक बिहेवियर ऑफ कॉस्ट की बात करें, अगर हम लोग देखें बिहेवियर ऑफ कॉस्ट की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे भाई, देखो ध्यान से, कि अगर हम लोग बिहेवियर ऑफ कॉस्ट की बात करें, सो हमारे पास जो कॉस्ट का जो बिहेवियर होता है हमारे पास, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारे पास फिक्स कॉस्ट, एक होता है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट। देखिए
अगर हम लोग बात करें जो कॉस्ट के कितने टाइप्स के होते हैं, तो देखो कॉस्ट हमारे पास दो टाइप्स का होता है। एक होता है हमारे पास बिजनेस की क्या फिक्स कॉस्ट है, एक वो प्लस कर देंगे क्या बिजनेस का क्या वेरिएबल कॉस्ट है। तो बिजनेस का जो भी फिक्स कॉस्ट प्लस का वेरिएबल कॉस्ट होता है, दोनों को मिला देते हैं हम लोग फिक्स कॉस्ट और बिजनेस को वेरिएबल कॉस्ट को, तो हमारे बिजनेस का वो टोटल कॉस्ट हो जाता है। मैं एक छोटी सी बात अगर मैं आप सभी को समझाऊं तो आप लोग समझो कि जो भी फिक्स कॉस्ट होता है प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है, उन दोनों को मिला देते हैं तो हमारे पास बिजनेस की टोटल कॉस्ट हो जाती है। अब साहब देखो बात कुछ इस प्रकार से है कि फिक्स कॉस्ट क्या होता है। फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे कांस्टेंट होता है। फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या होता है, बोलो कांस्टेंट होता है, वो कभी चेंज नहीं होता। दीज कॉस्ट आर ऑलवेज कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। ये एक ऐसी कॉस्ट होती है जो हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या होती है, बोलो कांस्टेंट होती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, ये एक ऐसी कॉस्ट होती है जो हर एक लेवल पे कांस्टेंट नहीं होती, वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे अगर हम लोग बात करें, बहुत सारा प्रोडक्शन करना है, बहुत सारा रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारा प्रोडक्शन करना है, बहुत सारे लेबर की जरूरत पड़ेगी, तो ये सारी जो कॉस्टिंग है वो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट है। मगर यही फिक्स कॉस्ट की बात करें, चाहे आप एक शर्ट बनाएं, चाहे आप 10,000 शर्ट बनाएं, चाहे आप 1 लाख शर्ट बनाएं, आपको फिक्स कॉस्ट जितना लगना है तो उतना लगना है, उसमें कोई भी रोकथाम नहीं हो सकता। बात आ रही है समझ में। तो ये हमारे पास दो, हमारे पास बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन है कि फिक्स्ड और वेरिएबल। तो फिक्स कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, सभी मेरे भाई बंधुओं को बात समझ में आ गई तो एक बार जल्दी से मुझे बताइए यस और नो। इस तरीके से हमारे पास जो है वेरिएबल जो कॉस्टिंग की जो क्लासिफिकेशन है कुछ इस प्रकार से भी है। एक को हमने बोला स्टेप फिक्स कॉस्ट बोला, उसको दूसरे को बोला हमने क्या, सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोला। ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं फिक्स कॉस्ट। जब चूंकि आपको बता दिया मैंने कि जो फिक्स कॉस्ट होता है वो हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या रहेगा, बोलो कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे सपोज अगर कॉस्टिंग, अगर यहाँ पे फिक्स कॉस्ट हमारे पास 2000 है, ठीक है, अगर मान के चलो फिक्स कॉस्ट हमारे पास 2000 है, तो 2000 चाहे हम 0 यूनिट बनाए तो भी 2000 रहेगा, 100 यूनिट बनाए तो भी 2000 रहेगा, 200 यूनिट बनाए तो भी 2000 रहेगा, 300 यूनिट बनाए तो भी 2000 रहेगा। बात आ रही ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें 2000 की बात करें ना, तो जैसे 2000 जो कॉस्टिंग कॉस्ट है, अगर हमारे पास जीरो कॉस्ट है तो भी हमारे पास 2000 आएगा। अगर हमारे पास अगर 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस करें तो भी 2000 आएगा। अगर हम लोग 200 क्वांटिटी प्रोड्यूस करें तो भी 2000 आएगा, और 300 क्वांटिटी प्रोड्यूस करें तो भी हमारे पास 2000 ही आएगा। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, बोला हमारे पास ये फिक्स्ड कॉस्ट होता है, क्योंकि हमारे पास चाहे हम कितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर लें, वॉट एवर द लेवल ऑफ क्वांटिटी फर्म कैन प्रोड्यूस, जो कॉस्ट होगा वो क्या होगा, बोलो जल्दी से, वो कांस्टेंट होगा हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे। डायग्राम और जल्दी से ये डेफिनेशन सभी लोग नोट डाउन करेंगे, कम ऑन फास्ट। ये डायग्राम और जल्दी से ये सभी डायग्राम के साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों, डायग्राम है और डायग्राम के साथ साथ आप सभी लोग ये डेफिनेशन दोनों जल्दी से आप लोग सभी लोग नोट डाउन करेंगे, कम ऑन फास्ट। चलिए जल्दी से बताइए व्हाट इज फिक्स कॉस्ट। सभी को समझ में आ गई फिक्स कॉस्ट क्या होता है, सभी लोग बताइए, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग बताइए व्हाट इज फिक्स कॉस्ट। आप सभी को समझ में आ गई बात, हाँ या ना। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट, यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई, सही है सुनो। चलिए अगर फिक्स कॉस्ट आ गया समझ में, तो हम लोग देखो क्या करेंगे, बोलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास जो एक अगली जो कॉस्ट आती है उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट रिएक्शन। देखो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट की बात करें तो सो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज एज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इंक्रीज इन द वाइस वर्सा। अगर हम लोग बात करें, देखो ध्यान से, फिक्स्ड कॉस्ट जो पर यूनिट जो होती है ना वो डिक्रीज करती है अगर हम लोग क्या करेंगे बोलो, जो नंबर ऑफ यूनिट जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं बोलो, अगर हम लोग प्रोड्यूस करना ज़्यादा करते हैं तो अगर नंबर ऑफ यूनिट अगर हम लोग प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे या अगर हम लोग प्रोडक्शन अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट जो है हमारे पास वो डिक्रीज, एवरेज फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज करेगा। देखो होता क्या है, जो फिक्स कॉस्ट होता है ना, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को हम लोग बोलते हैं पर यूनिट ऑफ कॉस्ट विच इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट जो पर यूनिट पे जो कैलकुलेट की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्या बोलते हैं बोलो, एवरेज फिक्स कॉस्ट। और इस एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ए एफ सी अपॉन में क्यू। तो इस एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला होता है ए एफ सी अपॉन में क्यू। ठीक है। सो फिक्स कॉस्ट की बात करें, सो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस एज द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इंक्रीजेस, और एज वाइस वर्सा। मतलब क्या लिखा हुआ है कि अगर अगर हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है, देखो ध्यान से समझो, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगा, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज होगा, ठीक है, जब हम नंबर ऑफ क्वांटिटी, मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर ऑफ क्वांटिटी कम से कम प्रोड्यूस करेंगे। बात है इसमें, अगर फिक्स कॉस्ट जो है हमारे पास अगर इंक्रीज होता है तो हम लोग मतलब क्या, नंबर ऑफ क्वांटिटी कम से कम प्रोड्यूस करेंगे तो। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, अगर फिक्स कॉस्ट की बात करें, बहुत ध्यान से समझना, इस तरीके से अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट अगर मान के चलो, फिक्स कॉस्ट क्या होगा बोलो, डिक्रीज होगा। फिक्स कॉस्ट हमारे पास देखो क्या होगा बोलो, डिक्रीज होगा। अगर इन केस जब हमारे पास देखो क्या होगा बोलो, नंबर ऑफ जो क्वांटिटी हम लोग क्या करेंगे बोलो, जल्दी से लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करेंगे। क्या तब, अगर हम लोग लार्ज अमाउंट में अगर हम लोग नंबर ऑफ क्वांटिटी को प्रोड्यूस करेंगे तब हमारे पास जो फिक्स कॉस्ट होगा वो क्या होगा बोलो, डिक्रीज होगा। तो फिक्स कॉस्ट नहीं डिक्रीज होगा, मतलब पर यूनिट ऑफ फिक्स कॉस्ट की बात करें, यहाँ पे जो हर एक यूनिट पे जो फिक्स कॉस्ट आ रही है वो डिक्रीज हो गई। ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें आगे, जो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट बात और भी यहाँ पे लिखी हुई है, वो इम्पोर्टेंट बात ये लिखी हुई है कि फॉर एग्जाम्पल रेंट ऑफ अ बिल्डिंग ₹10,000 लिखा हुआ है। ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूसेस 5,000। अगर मान के चलो एक बिजनेस का जो रेंट है वो 10,000 जा रहा है और हमने 5,000 प्रोड्यूस किया है। ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें पर यूनिट ऑफ फिक्स कॉस्ट कितना आएगा, 10,000 अपन में 5,000 मतलब क्या, ₹2 पर यूनिट। मतलब अगर हमने भाई मान के चलो वही 5,000 यूनिट बनाया तो हमारे पास ₹2 पर यूनिट हमारे पास आ रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं ना। और अगर मान के चलो हमने 10,000 क्वांटिटी बना दी, 10,000 यूनिट। ठीक है। और अगर हम मान के चलो क्वांटिटी जो हमने बना दी मेरे प्यारे दोस्तों, 10,000 यूनिट बना दिया, और हमारे पास जो है क्वांटिटी हमने कितना बना दी बोलो, 10,000 यूनिट बना दिया, और फिक्स कॉस्ट कितना बोलो, 10,000 ही है, तो सिर्फ ₹1 पर यूनिट आ रहा है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, हाँ है ना। तो हमारे पास देखो ₹2 पर यूनिट हमारे पास फिक्स कॉस्ट आया, और इस वाली केस में कितना है बोलो, ₹1 पर यूनिट। मगर कभी भी जो इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट, और ये कभी भी जीरो नहीं होगा। एएफसी कभी भी क्या होता है, हो जाता है बोलो, एएफसी विल नेवर बी जीरो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखना, कभी भी एवरेज फिक्स कॉस्ट देखो, कभी भी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होगा ना वो कभी भी जीरो नहीं होगा, विल नेवर बी जीरो। कभी भी एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होगा वो कभी भी जीरो नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है, ये बात मैं आपकी मान सकता हूँ, 0.24 मतलब 0.1 कुछ आ जाएगा, मतलब कंप्लीट जीरो नहीं होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, क्यों, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि ड्यू टू सम अमाउंट ऑफ टीएफसी। क्या होगा बोलो, एएफसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें हमारा क्या होता है बोलो, टोटल फिक्स कॉस्ट इसमें क्या होता है बोलो, ये इंक्लूड होता है। किसी मेरे भाई बंदों को दिक्कत है तो मुझे बताइए जल्दी से फास्ट, बोलो हाँ है ना। बात सभी को समझ में आ गई, कोई हाँ है ना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है तो मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट बात करें, हमारे पास देखो क्या आता है, स्टेप फिक्स कॉस्ट। एक और टर्म आता है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट के बाद भी एक दूसरा टर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट मतलब क्या होता है, वो फिक्स कॉस्ट इस तरीके से बढ़ता रहता है। बात है इसमें बिल्कुल कॉन्स्टेंटली जो है ना, बिल्कुल जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, देखो सीढ़ी, इस तरीके से हमारे पास सीढ़ी होती है ना, तो इस तरीके से क्या होता है बोलो कि हमारे पास स्टेप फिक्स कॉस्ट वो जो है हमारे पास वो बढ़ता रहता है। कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो जैसे सपोज कि अगर कोई पर्सन मान के चलो वो यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से वो देखो यहाँ ज्यादा, यहाँ फिर यहाँ, पहले पहले वो इतनी कॉस्ट बियर कर रहा होता है,
फिर फिक्स कॉस्ट इतनी बढ़ती है, फिर फिक्स कॉस्ट इतनी बढ़ती है, फिर फिक्स कॉस्ट इतनी बढ़ती है। तो इस प्रकार की अगर कॉस्टिंग इस तरीके से बढ़ती है उसको स्टेप फिक्स कॉस्ट वो होता है। और ये डायग्राम भी स्टेप फिक्स कॉस्ट को आपके सामने बनाया हुआ है, आप सभी लोग देख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट विच आर कॉन्स्टेंट फॉर अ रिलेवेंट रेंज of an activity and rise to new constant level once that range exceeded, that is called क्या, हमारे पास क्या होता है बोलो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेप फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे बोलो, स्टेप फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल बोला हुआ रेंट, बात आ रही है, एग्जांपल बोला क्या, रेंट। मान के चलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने एक रूम लिया, ठीक है, समझना आप, ये कोई मकान है, ठीक है, ये मकान है, ये सॉरी, ये मैं इसका एग्जांपल देता हूँ स्टेप फिक्स कॉस्ट का, तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये कोई एक लैंडलॉर्ड है, उस लैंडलॉर्ड का मान के चलो 4 मंजिल का मकान है। कोई लैंडलॉर्ड है, उसका 4 मंजिल का मकान है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, 4 मंजिल का मकान है। आपने क्या किया, पहले फर्स्ट फ्लोर रेंट पे लिया 10,000 रुपए का, ठीक है, तो ये 10,000 को सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट बोलेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ फिक्स कॉस्ट होगा। अब जैसे ही एक बात बताइए, जैसे अगर आप, भाई आपकी रेंज कितनी है, आप यहां से लेके सामान अपना यहां तक रख सकते हैं, आप पूरे फ्लोर में ना अपना खूब डांस करिए, आपको कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा, है ना। आपकी रेंज यही है, इस रेंज तक ही आपको प्रोडक्शन करना है, इस रेंज तक आपको जो करना है करिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप रेंज एक्सीड करेंगे, जैसे आप जाएंगे क्या, अब इस वाले फ्लोर पे अगर आप कुछ भी काम करना चाहेंगे तो आपका जो कॉस्ट होगा वो वैसे ही बढ़ जाएगा। मतलब बात आ रही है सुनने, पहले अगर आपकी कॉस्ट इतनी आ रही थी 10,000 की, अब आपकी 10,000 और कॉस्ट बढ़ जाएगी। समझ में आ रही बात, हाँ है ना। अब आपकी कॉस्ट इतनी आएगी 10,000 है ना, 20,000 आ जाएगी। अब आप अगर मान के चलो फिर से अगर ये वाला फ्लोर अगर यूज करना चाहते हैं, फिर से आपकी क्या हो जाएगी बोलो, कॉस्ट ये फिर से बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से फिर से ये कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है बोलो, काम आपका होता रहता है। और इसी कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेप फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। तो स्टेप फिक्स कॉस्ट का मतलब होता है क्या, एक ऐसी फिक्स कॉस्ट, ठीक है, एक ऐसी फिक्स कॉस्ट अगर हम लोग बात करें जो एक रेंज तक तो फिक्स होती है, मगर रेंज के बढ़ने से वो कॉस्ट भी हमारी बढ़ती रहती है। तो एक ऐसी कॉस्ट जो हमारे पास रेंज तक तो फिक्स होती है, मगर उस रेंज के एक्सीड होने से वो कॉस्ट भी बढ़ती रहे, तो उसको हम लोग स्टेप फिक्स कॉस्ट बोलेंगे। सभी मेरे भाई बंधु वो जल्दी से बताएंगे कि यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई। एक बार जल्दी से बताइए स्टेप फिक्स कॉस्ट। चलिए जल्दी से बताइए सभी मेरे भाई बंधु को स्टेप फिक्स कॉस्ट सभी को समझ में आ गई बात। सभी लोग बताएंगे कि सभी को स्टेप फिक्स कॉस्ट सभी को समझ में आ गई बात, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आप सभी को स्टेप फिक्स कॉस्ट पढ़ाया, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी को समझाया। होपफुली स्टेप फिक्स कॉस्ट आप सभी को समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगी। और जितने भी सभी लोग लाइव, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि आप सभी लोगों को स्टेप फिक्स कॉस्ट जो मैंने आपको समझाया है वो सभी को समझ में आ गई, सभी को समझ में आ जाए बात, ठीक है। जल्दी से फास्ट मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग बताइए जल्दी से बात सभी को समझ में आ गई, से सुनो। चलिए आगे बढ़े। चलो यहाँ तक हो गया ना। हम लोग बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। तो मैंने आप सभी को बताया वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो चेंज करती है क्या, अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ आउटपुट। कि भाई अगर आउटपुट का लेवल अगर हमारे पास 0 है तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होगा। अगर आउटपुट का लेवल बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। भाई अगर हम जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहेंगे उतना ज़्यादा हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, और जितना कम से कम अगर हम प्रोडक्शन करना चाहेंगे उतना कम से कम रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये बोल सकते हैं क्या, कि जो हमारे पास जो कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल कॉस्ट में काफी ज्यादा डिफरेंस है। अब मेरे प्यारे दोस्तों बात हमारे पास कुछ इस प्रकार से है कि हम लोग बोल सकते हैं क्या, द एक्सपेंस दैट वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बात आ रही है इसमें, कोई अगर एक ऐसा एक्सपेंस है जो वेरी करता है, वेरी मतलब होता है चेंज करता है क्या, बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। किसी मेरे भाई बिल्कुल बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मान के चलिए अगर हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि एक्सपेंस बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, बढ़ेगा। बात आ रही है इसमें,
अगर हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, है ना। या हम लोग बोल सकते हैं अगर आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, अगर आउटपुट घटेगा तो कॉस्ट भी घटेगा। ये प्रोपोर्शन की मैं आप सभी लोगों से बात कर रहा हूँ। अगर एक्सपेंस बढ़ेगा, समझो ध्यान से, बहुत बेसिक से फिर से मैं आप सभी को समझा रहा हूँ, अगर हमारे पास आउटपुट बढ़ेगा, हम खूब सारा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, हमारा आउटपुट बढ़ेगा तो कॉस्टिंग भी कम होगी। अगर हमारे पास प्रोडक्शन आउटपुट अगर कम होगा तो एक्सपेंस भी कम होगा। तो ऐसी जो कॉस्टिंग जो होती है वो हमारा क्या कहलाएगा बोलो, वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा। और जितनी जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो, प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। तो प्राइम कॉस्ट मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप सभी को समझाया था, जो भी डायरेक्ट लेबर प्लस का डायरेक्ट मटेरियल और प्लस का क्या बोलेंगे बोलो, कोई भी अगर हमारे पास अदर डायरेक्ट कॉस्ट होता है या अदर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इन तीनों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या होता है बोलो, हमारे पास प्राइम कॉस्ट होता है। और इसमें मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आप सभी को समझाया था, इसमें अगर फैक्ट्री ओवरहेड मिला दिया हमने, अगर इस प्राइम कॉस्ट में आप सभी को बताया होगा मैंने कि अगर फैक्ट्री ओवरहेड मिला देंगे तो क्या मिलता है, आप सभी को पता है ना। अगर इसमें फैक्ट्री ओवरहेड मिला देंगे तो क्या मिलेगा बोलो, हमारे पास मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा बोलो, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट। क्या मिलेगा बोलो, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट की टोटल हमारे पास फैक्ट्री में कितनी कॉस्टिंग आ रही है वो हमें मिल जाएगा। आगे बात करें, चलिए देखो कुछ हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन कांस्टेंट, देखो यूनिट ऑफ टोटल लेबर वेजेस दिया हुआ है हमारे पास 10 और 20। तो हमारे पास 10 लेबर को हम लोग, देखो 10 लेबर को हम लोग टोटल 10,000 वेजेस दे रहे हैं और 20 लेबर को हम लोग 20,000 दे रहे हैं। पर लेबर वेज रेट हमारे पास 1000 है, भाई सिंपल सी बात है, 1000 रुपए पर लेबर का हमारे पास खर्चा है ना। तो अगर 10 लेबर लगे तो हमने टोटल उनको 10,000 की पेमेंट की, 20 लेबर लगे तो हमने टोटल उनको 20,000 की पेमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करा है कि अगर वेरिएबल हमने बढ़ाया, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाया, वेरिएबल फैक्टर बढ़ाए, एक लेबर से 2 लेबर किया, मतलब 10 से 20 किया, तो हमारे पास खर्चा भी उससे सेम प्रोपोर्शन में बढ़ गया। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या, हमने जैसे हमने भी डिस्कस किया था स्टेप फिक्स कॉस्ट, इस तरीके से इसमें सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है, द कॉस्ट दैट इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल कॉस्ट, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल और सेल्समैन सैलरी। बात आ रही है समझ में। तो ये ऐसे वेरिएबल कॉस्ट जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है बोलो, हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है। बातों को बहुत ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ वेरिएबल कॉस्ट होते हैं और कुछ हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट होते हैं यार। देखो सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, आपको पता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है क्या, कि ऐसे कोई कॉस्ट जो बेसिकली सेमी वेरिएबल है। हम लोग देखो ध्यान से देखो क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, सो सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो देखो सेमी वेरिएबल कॉस्ट की खास बात यह है कि ये मतलब ऐसी कॉस्ट जो बेसिकली पार्टली फिक्स कॉस्ट होती है और पार्टली वेरिएबल कॉस्ट होती है। मतलब इसमें कुछ पार्ट तो फिक्स होता है, कुछ पार्ट वेरिएबल होता है। तो मैंने यहाँ पे एक जैसे सेल्समैन की सैलरी जो है ना, देखो जानते जो हमारे पास जो सेल्समैन की जो सैलरी होती है, वो सेल्समैन की सैलरी हमारे पास ये बताया गया है क्या कि हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है। जैसे क्या, जो अब फॉर एग्जांपल मैं जैकेट का मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं जैकेट का अगर मैन्युफैक्चरर हूँ तो मैं कुछ पार्ट तो मैं भाई मार्केट में बेचूंगा, कुछ पार्ट को मैं क्या करूंगा बोलो, एज अ स्टॉक मेंटेन करके रखूंगा। मेरी बात को सॉरी, हमने बोला कि जैसे अगर जो सेल्समैन है हमारा, बातों को बहुत ध्यान से समझना, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। जो सेल्समैन है वो पार्टली फिक्स्ड और पार्टली क्या है बोलो जल्दी से, वो वेरिएबल है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के जरिए हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे, जिससे कि मैं आप सभी लोगों को समझा पाऊंगा। पार्टली फिक्स्ड है मतलब जैसे अगर मान के चलो अगर सैलरी है उसकी 10,000 रुपए, हमने कहा भाई 10,000 रुपए अगर तुम महीने भर काम करोगे तो हम तुम्हें 10,000 रुपए देंगे। तो क्या कहा भैया 10,000 से हमारा पेट भरना नहीं, तो हमने कहा चल ठीक है भाई एक काम करो, हम आपको 5,000 रुपए का इंसेंटिव देंगे कि भैया अगर आप काम करोगे तो हम आपको पैसा देंगे ज्यादा। मतलब आप देखो, या हमने बोला आपको 10,000 तो मिलेगा मिलेगा, साथ के साथ अगर आप उसके ऊपर अगर आपने, जैसे अगर आपने 200 शर्ट बेचा तो आपको 10,000 मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। अगर आप 190 भी बेचोगे तो भी हम आपको 10,000 दे देंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी आपकी इतनी फिक्स है। मगर आप 200 से अगर आपने एक एक भी शर्ट अगर आपने एक्स्ट्रा बेचा तो आपको हर शर्ट पे हम आपको 20 रुपए कमीशन देंगे, है ना। हम आपको हर शर्ट पे कितना कमीशन देंगे बोलो, 20 रुपए कमीशन देंगे। तो अगर वो 2 शर्ट बेचेगा तो कितना बोलो, 40 रुपए। 3 शर्ट बेचेगा तो कितना, 60 रुपए।
तो ऐसे कॉस्ट यहाँ पे फिक्स भी है सैलरी उसकी, और देखो ये क्या यहाँ पे वेरी भी कर रही है ना, तो उसको जो सेल्समैन की जो कॉस्ट होती है बेसिकली वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बिल भी होती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में कि देखो क्या होता है, आपको शायद अगर आप कभी पर्चा उठा के देखना है इलेक्ट्रिसिटी बिल की, तो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है ना मेरे प्यारे दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से होता है। इसमें आप जब जाके देखोगे ना, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल में पहले फिक्स चार्जेस लगा होता है। अब फिक्स चार्जेस क्या होता है, जितने किलोवाट का बिजली जलाओगे, जितने किलोवाट का, उसमें किलोवाट होता है आधा, दो, एक किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट भी होता है, 6 किलोवाट भी होता है। जितने किलोवाट आप बिजली जलाओगे उतना किलोवाट का आपको एक उसका एक फिक्स चार्जेस होता है, आपको उसका बेयर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका 500 इसका फिक्स चार्जेस आपको उसका बेयर करना पड़ रहा है 500। इस फिक्स चार्जेस में आप सभी लोगों को, अब ये 500 चाहे आपने पूरे मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक एक यूनिट भी नहीं जलाई आपने, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं आप पूरा दिन गायब थे, पूरी रात गायब थे आप, पूरा महीना गायब थे, आपका 500 रुपए बिजली का बिल जरूर आएगा। आप कहोगे सर ये क्यों, ये आपका फिक्स चार्ज है जो आपने 5 किलोवाट का आपने जो लगा रखा है। अब आप 500 रुपए तो आएगा, इसके बाद प्लस आप जितना यूनिट कंज्यूम करोगे, जितना यूनिट कंज्यूम करोगे वो आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, 500 प्लस का जितना यूनिट कंज्यूम करोगे ये मिला के आपका टोटल जो बनता है उसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। क्योंकि उस सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक वो कॉस्ट होती है जिसमें कुछ पार्ट तो फिक्स होता है, कुछ पार्ट वेरिएबल होता है, तो उसको हम लोगों ने बोला क्या, सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। समझ में आगे बात पक्का ना। So, देखिए क्या यहाँ पे, इफ द प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीजेस, अगर हम लोग बात करें प्रोडक्शन वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा, देखो फिक्स कॉस्ट, देखो अगर देखो प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो अगर फिक्स कॉस्ट अगर डिक्रीज करेगा तो फिक्स कॉस्ट डिक्रीज करेगा पर यूनिट पे, ठीक है, बिल्कुल सही बात, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट पे डिक्रीज करेगा, और टोटल जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा बोलो जल्दी से, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा बोलो, कांस्टेंट रहेगा। मगर वेरिएबल कॉस्ट अगर वो प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल इंक्रीज करेगा, टोटल कॉस्ट क्या होगा बोलो, डिक्रीज करेगा। और हमारे पास जो टोटल कॉस्ट पर यूनिट पर डिक्रीज करेगा, और हमारे पास जो है टोटल कॉस्ट पर यूनिट पर इंक्रीज करेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये चार्ट दिया हुआ है, आप सब लोग देख सकते हैं, ठीक है। किसी मेरे भाई बंधुओं को दिक्कत कोई भी परेशानी है तो मुझे बता सकते हैं। टोटल कॉस्ट भी बनाया गया है, टोटल फिक्स कॉस्ट भी बनाया हुआ है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आप सभी के सामने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है ना। ये डायग्राम है, आप सभी लोग देख सकते हैं, टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है तो मुझे बता सकते हैं। ये हमारे पास कंटेंट था आज का, जो कि मैंने आप सभी लोगों को इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग का मैंने आप सभी को बेसिक समझाया। कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट लेबर क्या होता है, ये भी समझाया। साथ के साथ मैंने आप सभी को कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें आप सभी को अभी आप सभी के सामने रखी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये हमने देखा। और इनका कहाँ यूज है, इनके क्या कौन कौन से यूजर्स हैं, इनके क्या मतलब इनसे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की। उम्मीद कर आशा करता हूँ आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। बाकी मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में और भी बेहतरीन से नए कंटेंट के साथ। काफी अच्छा लगा मुझे जो आप सभी लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। सो आप सभी को पता है जैसा कि हम सभी लोग जो इस क्लास में जो पढ़ रहे हैं वो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आप सभी को पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल और एक्सपर्ट के गाइडेंस के साथ टेस्ट का प्रॉपर तरीके से एनालिसिस कर पा रहे हैं हम सभी लोग। प्लस आइकॉनिक दोनों ही वेरिएंट में आप सभी के पास सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 50,000 का कोर्स पड़ेगा, मगर ये जो सुचित 10 अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, देखो ध्यान से, अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं SUCHIT 10, अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% कंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और यही कोर्स जो आपको 50,000 का है, अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% कंस्टेंट डिस्काउंट मिला, आपको ये कोर्स 45,000 का पड़ेगा। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें प्लस का जो कोर्स है, अगर हम लोग बात करें प्लस का कोर्स, तो प्लस का कोर्स हमारे पास 20,000 का है, मगर ये जो कोड है SUCHIT 10, अगर कोड है हमारे पास सुचित 10, अगर आप इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तो 10% कंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और यही कोर्स आपको 18,000 का पड़ेगा। होपफुली आप सभी लोगों को ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, मैं उम्मीद और आशा करता हूँ सारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में और भी नए बेहतरीन कंटेंट के साथ। सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार वीडियो में लगातार बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और कोई भी डाउट हो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि हम आप सभी के सारे डाउट्स को क्लियर आउट कर पाएंगे।
सो बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर। थैंक्स अ लॉट मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।